नमस्कार। हम लोग आज चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी फेजेस पाई जाती हैं, क्या स्ट्रक्चर उसके अंदर हमें स्टडी करना है, कहां पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से होता है। बिल्कुल एज इट इज टू द पॉइंट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी से एक लाइन भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे और केवल उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पर फ्लावरिंग प्लांट से मतलब है एंजियोस्पर्म की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से। तो भाई रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्लावर। रिप्रोडक्शन कहां पर होता है? भी फूलों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। अगर एक टिपिकल फ्लावर के डायग्राम की बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके का एक डायग्राम जो है वो आप बना लीजिएगा। यहां पर कलरफुल स्ट्रक्चर जो है वो आपको बना लेना है। जो मेन चीजें हैं उसकी देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें यहां पर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो तो है जी सीपल। जो कलरफुल स्ट्रक्चर है वो हम सब जानते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पीटल। अब यहाँ पर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर ये अंदर के पार्ट आपको नजर आ रहा है। एक पार्ट जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही है जिसे हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। जिसे गाइनोशियम कहा जाता है और इस गाइनोशियम की जो यूनिट है उसे हम लोग कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल या फिर आप कह सकते हो कार्पेल। यहाँ ये जो डायग्राम, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इस पार्ट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल किसी भी एक नाम से जान सकते हैं। ये जो कार्पेल है, पिस्टिल है, इसके अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं वो तीन मेन पार्ट हमें डायग्राम में साफ नजर आ सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। इसके अलावा ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है इसे स्टाइल कहा जाता है। स्टाइल। और उसके बाद ये जो बेस वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको ओवेरी कहा जाता है। तो तीन इसके अंदर मेन पार्ट है। पहला पार्ट है इसके अंदर स्टिग्मा, उसके बाद इसके अंदर है स्टाइल और उसके बाद इसके अंदर है ओवेरी। ये तीन मेन पार्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। सॉरी, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। ये जो एंड्रोशियम है इसकी यूनिट को कहा जाता है स्टेमन। यानी कि यहां जैसे इस फोटो के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो आपको चार स्टेमन नजर आएंगे, एक दो तीन चार। ये छह भी हो सकते हैं, दो भी होते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज पर। तो ये इसके अंदर स्टेमन है। इस स्टेमन के अंदर मेन दो पार्ट होते हैं। कई जगहों पर तीन भी होते हैं लेकिन मेन दो ही पार्ट है इसके अंदर। यहां ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग एंथर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, जो फर्टाइल पार्ट है इसको एंथर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक स्टॉक लाइक पार्ट ये होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक। ये यहां पर आप ऐसे करके लिख लीजिए, इसको कहा जाता है फिलामेंट। फिलामेंट जो कि एक स्टॉक वाला पार्ट है, एक फिलामेंट यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और स्ट्राइल पार्ट होता है। फर्टाइल पार्ट इसके अंदर एंथर होता है। ये एंथर ही है जहां से हमें पॉलन ग्रेन बनाने हैं, यह इसी के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो बनते हैं। आई बात समझ में? चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा प्री फर्टिलाइजेशन।
प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से इवेंट्स जो है प्री फर्टिलाइजेशन में होते हैं, उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये जो फेज है प्री फर्टिलाइजेशन जो फेज है, इसके अंदर हम लोग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। ये जो फेज आपको दिख रहा है या ये जो स्टेज आपको दिख रहा है, दिस फेज involves the formation of male and female gametophyte। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के ऊपर यहां पर चर्चा जो है वो की जाएगी। सबसे पहले हम लोग यहां पर मेल की बात करते हैं। मेल, तो जैसे अभी आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एंड्रोशियम है, जिसकी यूनिट क्या होती है, स्टेमन होती है। और इस स्टेमन के अंदर मेनली दो पार्ट पाए जाते हैं, और वो दो पार्ट कौन से हैं? एक मेन पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एंथर, जो कि स्ट्राइल वाला पार्ट है, और सॉरी जो कि फर्टाइल वाला पार्ट है, क्योंकि पॉलन जो है वो यहीं पर बनते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर वो है फिलामेंट। फिलामेंट जो कि स्टॉक वाला पार्ट है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और स्ट्राइल है ये, और स्ट्राइल वाला पार्ट है। अब यहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे। ये जो एंथर जो है एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है? एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, और हर एक लोब में यहां पर दो थीका पाए जाते हैं। थीका से मतलब है दो पॉलन सैक पाए जाते हैं, या हम कहें दो पॉलन चैम्बर पाए जाते हैं। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो इस हिसाब से टोटल दो लोब हुए, क्योंकि बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब यहां पर कितने होते हैं? दो लोब होते हैं, और एक लोब में दो थीका होते हैं। तो दो लोब जो हो गए, उसके अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। इसलिए इसको हम लोग टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, या टेट्रा स्पोरेंजिएट के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। माइक्रो ना भी लिखे तब भी चलेगा, इसे हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। ये जो आपके 4 पॉलन चैम्बर है या माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये उस एंथर के चारों कॉर्नर में जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो यूजुअली डायग्राम के अंदर हम लोग देखते हैं। आइए उसके डायग्राम की जरा हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो किस तरीके का नजर आता है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो दिखता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम आप खुद से भी बना सकते हैं, या रेडीमेड डायग्राम भी आपको आजकल इंटरनेट पर खूब मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल की बात करेंगे। यह है माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसी को कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां पर इसकी वॉल की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 4 लेयर जो है वो पाई जाती हैं। 4 लेयर। सबसे ऊपर की जो लेयर इसके अंदर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर इसमें होती है, जो कि आपकी एपिडर्मिस कहलाती है। नॉर्मल हर किसी के अंदर एपिडर्मिस ही होती है। एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहरी लेयर है, और आउटर लेयर का ही काम क्या होता है? हमेशा प्रोटेक्शन देने का होता है। तो ये बाहरी लेयर है और प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देने का है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर हमको मिलेगी, जो काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसको एंडोथीसियम कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। ये लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लेयर है वो एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है। यही लेयर है, क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं और इसमें से बाहर निकलेंगे, तो इस एंथर का फूटना जरूरी है। जब ये एंथर फूटेगा, इस फूटने की प्रोसेस को ही हम लोग डेहिसेंस बोलते हैं। तो यही हेल्प करती है एंथर डेहिसेंस में। हेल्प इन दी एंथर डेहिसेंस। एंथर के डेहिसेंस में यही लेयर हेल्प करती है। ये जो एंडोथीसियम होती है, इसमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज थिकनिंग, इसी के अंदर हमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है।
तीसरी लेयर जो इसके अंदर होती है उसे हम लोग कहते हैं मिडिल लैमिला। उसके बाद हमें यहां पर मिलेगी नेक्स्ट मिडिल लैमिला लेयर। मिडिल लैमिला यूजुअली 1 से लेकर के 3 तक होती हैं। ये जो होती हैं वो इफीमेरल नेचर की होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये कैसी लेयर है आपकी? इफीमेरल लेयर है। इफी 1 2 3, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 1 से लेकर के 3 लेयर होती हैं और कैसी होती हैं? इफीमेरल नेचर की होती हैं। ये बेसिकली डीजेनरेट हो जाती है जब यहां पर एंथर का डेहिसेंस होता है या एंथर मैच्योर होता है, तो ये तीनों की चारों लेयर जो होती हैं वो आपकी डीजेनरेट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। डीजेनरेट ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर। जब एंथर मैच्योर होता है तब ये जो लेयर है वो डीजेनरेट होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो यहां पर है वो है सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं हम लोग टैपिटम। टैपिटम ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएट लेयर है, इसमें न्यूक्लियस भी काफी सारे पाए जाते हैं और काफी डेंस साइटोप्लाज्म जो है वो इसका होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है क्योंकि ये यहां पर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं उनको नॉरिश करना, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम यही है। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन यहां पर बन रहे होते हैं ना, उन पॉलन को न्यूट्रिएंट देने का काम जो होता है वो इसी टैपिटम का होता है। तो यहां पर टैपिटम का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? इजी चीजें हैं। चलिए तो अब बात करते हैं यहां पर हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन। देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने कहा एंथर, एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 4 होते हैं, हर एक के अंदर पॉलन मदर सेल पाए जाते हैं। पॉलन मदर सेल, जिनको शॉर्ट में हम लोग पीएमसी बोलते हैं। ये जो पॉलन मदर सेल है ये डिप्लॉयड होते हैं। इन्हीं पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस नाम की प्रोसेस होती है, जिससे 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बनते हैं, या फिर उनको पॉलन ग्रेन कहने की जगह अगर हम माइक्रोस्पोर कहें तो और अच्छा रहेगा। 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। एक पॉलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस होगा। एक्चुअल में मियोसिस में आपको पता है मियोटिक डिवीजन फर्स्ट और मियोटिक डिवीजन सेकंड, ये दोनों होती हैं। उसके बाद यहां पर क्या बनते हैं? आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स कितने बनते हैं? 4 बनते हैं और चारों की चारों हैप्लॉइड होते हैं। ये जो प्रोसेस यहां पर हुई है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि यहां पर माइक्रोस्पोर बने हैं तो इनको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? ये माइक्रोस्पोर यहां पर बन गए 4। अब ये जो माइक्रोस्पोर यहां पर बने हैं, ये क्या है? भी हमारा पॉलन मदर सेल, इससे बने हैं 4 माइक्रोस्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। ये कैलोज लेयर के साथ आपस में जुड़े होते हैं, टेट्राड बोलते हैं। ये यहां पर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। कैलोज जो सब्सटेंस होता है उसकी मदद से ये चारों आपस में जुड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे इनमें मैच्योरेशन होता है और ये बाहर मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे से जब ये अलग होंगे, ये सारी चीजें जो है वो एंथर के अंदर ही होती हैं। यहां पर अब जो आपके टैपिटम सेल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टैपिटम सेल बताए थे। ये जो टैपिटम सेल होते हैं, इन टैपिटम सेल के अंदर एक राउंड शेप की बॉडी होती है जिसको यूबिश बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूबिश बॉडी। इस यूबिश बॉडी के अंदर स्पोरोपोलिनिन भरा होता है। स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन इनके अंदर भरा होता है। वो स्पोरोपोलिनिन यानी यहां से रिलीज होकर के
इनके ऊपर एक कोटिंग बनाता है जिसको एक्साइन लेयर कहते हैं। ये स्पोरोपोलिन जो है वो इनके ऊपर एक कोटिंग बनाएगा और हर एक पॉलन ग्रेन के ऊपर एक माइक्रोस्कोप जो है स्पोर है उनके ऊपर एक कोटिंग बन करके तैयार हो जाएगी और वो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ये पॉलन ग्रेन है और यहां पर हमें एक कोटिंग देखने के लिए मिलती है जिसे एक्साइन लेयर कहा जाएगा। कहीं कहीं पर ये स्पोरोपोलिन की कोटिंग जो है वो एब्सेंट होती है, यानी कि वहां पर होगी ही नहीं। जैसे यहां पर हम लोग हटा देते हैं, इस तरीके से स्पोरोपोलिन की एक कोटिंग जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसे हम लोग एक्साइन लेयर के नाम से जानते हैं। जब इसमें एक्साइन लेयर बन जाती है तब आप इसे कह सकते हो कि हाँ, अब ये पॉलन ग्रेन जो है वो बन चुके हैं। अब आप इन्हें पॉलन ग्रेन जो है वो कह सकते हैं। तो एक्साइन लेयर होती है जो कि काफी हार्ड लेयर होती है, काफी ज्यादा हार्ड लेयर है, बाहरी लेयर है पॉलन ग्रेन की। और ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। इट इज अ हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, काफी ज्यादा हार्डेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट भी है। ये एसिड के लिए, एल्कलाई के लिए और एंजाइम्स के लिए, तीनों के लिए रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट टू द एसिड, ना ही एसिड इसको गला सकता है, ना ही एल्कलीज इसको गला सकते हैं और ना ही कोई एंजाइम है जो इसको गला सकता है। तीनों के लिए रेजिस्टेंट होता है, जो कि बाहर का लेयर है। यहां पर कुछ जगहों पर पॉलन जो स्पोरोपोलिन है वो बनता नहीं है। जैसे यहां अगर आप देखोगे ध्यान से, इस जगह पर स्पोरोपोलिन नहीं बना है। स्पोरोपोलिन, यहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। जिस जगह पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है ना, वहीं पर एक जर्म ट्यूब बनती है। फॉर्म द जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब ये वही जगह है जहां से पॉलन जो ट्यूब है ना वो निकल करके आएगी। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जर्म ट्यूब कह रहे हैं। ये जो पार्ट है जिस जगह पर स्पोरोपोलिन बना नहीं है उसे जर्म ट्यूब कहेंगे। एक लेयर इसमें अंदर की होती है जो कि काफी पतली लेयर है। एक इसमें इनर मोस्ट लेयर है, अंदर की ये जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं कि ये है इंटाइन लेयर। जैसे ये एक्साइन लेयर है, इसको हम लोग इंटाइन लेयर के नाम से जानते हैं, जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो सेलुलोज और पैक्टिन इन दोनों की यहां पर बनी होती है। अब यहां पर ये जो पॉलन ग्रेन है ये तैयार है। अभी इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उस बात को भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक न्यूक्लियस होता है तो वो न्यूक्लियस जो है उसको माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। यानी कि यहां पर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। एक न्यूक्लियस जो होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है और दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक कौन सा है आपका? जनरेटिव न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस यहां पर होते हैं। हालांकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। इसको आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या बोल सकते हो कि इसी के अंदर दो सेल है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, आप इसे सेल भी कह सकते हो। आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो आप कह सकते हो कि साहब ये इसमें सेल है। दो सेल आपको इसमें देखने को मिलेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक न्यूक्लियस सेल। ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है ये साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसे आप वेजिटेटिव सेल बोल सकते हो, जो साइज में काफी बड़ा होगा। और एक जो होता है उसे आप जनरेटिव सेल कहते हो। इसे आप जनरेटिव सेल कहोगे, जो साइज में छोटा होगा। चाहे सेल कहिए या फिर आप उसके न्यूक्लियस को भी ये नाम दे सकते हैं। यहां पर ये जो छोटा वाला होता है ये स्पिंडल शेप का होता है। इस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। स्पिंडल शेप का होता है ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस होता है या सेल जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। क्लियर? इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखें। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म के अंदर 60%, ध्यान रखिएगा, 60% जो आपके एंजियोस्पर्म है वो इसी स्टेज पर यहां पर पॉलिनेट हो जाते हैं। 60% एंजियोस्पर्म यहां पर शेड होते हैं इसी स्टेज पर। ये दो सेल वाली स्टेज है
तो इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज बोल सकते हो, या फिर आप इसको बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज भी कह सकते हो, कि इसमें बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसी में क्या होता है कि ये जो आपके जनरेटिव न्यूक्लियस है, इसी जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, ये फिर से डिवाइड होते हैं और दो मेल न्यूक्लियाई बनाते हैं। बाकी के जो बचे कुछ हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 60%, लगभग 60% में ऐसा होगा, और बाकी का आप ये कह सकते हो कि लगभग 40% में, जो 40% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर इस 3 सेल्ड स्टेज पर, उसके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है वो शेड होते हैं एट 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म जो है उनके अंदर पॉलन जो शेड होंगे, शेड होने से मतलब है कि जो पॉलिनेशन हो जाएगा वो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज पर होता है, यानी कि जिसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव हो। ये जनरेटिव भी कई बार टूट करके 2 मेल गैमीट बनाते हैं, इनको बेसिकली मेल गैमीट कहेंगे, ध्यान रखना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेल गैमीट है, एक प्रकार के न्यूक्लियस ही है, मेल न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो टोटल 3 हो जाते हैं, 2 ये और एक ये। 3 स्टेज पर 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो तो वो बेसिकली 40% एंजियोस्पर्म में हो जाता है शेडिंग। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमने इनकी पॉलन ग्रेन की शेडिंग करा दी। अब ये पॉलन ग्रेन उड़ करके या इंसेक्ट के माध्यम से या कहां जाएंगे, अपने फ्लावर के या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा की सरफेस पर। यानी कि अब हम बात करेंगे यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब इसकी चर्चा करते हैं भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम। और अभी थोड़ी देर पहले ही इसका स्ट्रक्चर बताए थे, इसकी जो यूनिट होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग, पिस्टिल। पिस्टिल या फिर आप इसे कार्पेल बोल सकते हो, पिस्टिल या कार्पेल, दोनों में से कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। हर एक पिस्टिल की हम बात करें, वैसे तो एक ही होती है यूजुअली कॉमन, लेकिन फिर भी हम बात करें तो इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। कितने हैं मेन पार्ट? 3 मेन पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ये इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्टाइल कहा जाता है। और एक बेसल पार्ट होता है जिसे ओवेरी कहा जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये 3 चीजें जो है वो हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। आइए चर्चा करते हैं। जैसे हमने पहले वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम बात की थी, ऐसे ही यहां पर हम बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम की। मेगा स्पोरेंजियम, जैसे वहां पर क्या था, स्पोरेंजियम, यहां पर जो मेगा स्पोरेंजियम है उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल। वहां पर क्या कह रहे थे हम लोग, पॉलन ग्रेन। यहां पर मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल बोलते हैं। तो ओव्यूल आप देखिएगा इस वाले पार्ट में होता है। इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको फ्यूनिकल कहा जाता है। अगर इसका प्रॉपर मैं आपको स्ट्रक्चर एक डायग्राम दिखाता हूं तो वहां से आप इसको समझिएगा। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्यूनिकल, वहां पर ये अटैच्ड होता है ओव्यूल। देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखोगे ये इन्वर्टेड है, ध्यान रखिएगा। इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। ये जो ओव्यूल आप देख रहे हो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये बेसिकली इस तरीके से ऐसे इन्वर्टेड है, 180 डिग्री पर ऐसे इन्वर्टेड है। ये मुंह कभी ऐसे भी होता है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ इन्वर्टेड है। यहां पर ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, इस ओपनिंग को कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है इसको, माइक्रोपाइल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसकी जस्ट अपोजिट एंड जो होता है ना, उसको चैलेजा पोल के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां पर काफी सारी लेयर होती हैं, जैसे कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है उसको इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। यूजुअली 2 ही होती है, कई कई जगहों पर 1 भी होती है, पर हम लोग बात करेंगे कि 2 होती है, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। इसके अलावा इसकी जो मेन बॉडी है उसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। इसके अंदर ये जो पार्ट आपको ग्रीन कलर का बना हुआ दिख रहा है, इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक।
ये जो पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पार्ट को कहते हैं हाइलम, और ये जो इसका बेसल पार्ट है जिस पर ये अटैच्ड है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। यानी कि ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है बाया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं फ्यूनिकल। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। यानी कि ये जो ओव्यूल है ये अटैच्ड होता है किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। डायरेक्टली अटैच नहीं होता, ये अटैच्ड होता है बाया फ्यूनिकल। यानी प्लेसेंटा से बेसिकली ये फ्यूनिकल जाकर के अटैच होता है और इस फ्यूनिकल में जाकर के आपका ये ओव्यूल जो है वो रहता है। ठीक, और ये यहां पर ध्यान रखिएगा ये फ्यूनिकल पर अटैच्ड होता है किस वाले पॉइंट पर? एट द पॉइंट ऑफ हाइलम, एट द हाइलम। फ्यूनिकल, फ्यूनिकलम के बाद हाइलम, और वहीं हाइलम पर ही आपको ये ओव्यूल वाला पार्ट हमें देखने को मिलेगा। इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले हम बात करें इसमें इंटेगुमेंट की। जैसे अभी आपको बताया इंटेगुमेंट जो है वो लेयर है, यहाँ पर जो ओव्यूल है उसकी लेयर है, और लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देने का। तो ये भी बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर ही है। ये भी क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलप है। यूजुअली कितने होते हैं? 2 होते हैं। यूजुअली 2 इंटेगुमेंट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एक इनर इंटेगुमेंट होता है, यही इंटेगुमेंट्स तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है ना, तो यही सीड कोट बनाते हैं। और एक आउटर इंटेगुमेंट होती है, तो इनर इंटेगुमेंट और एक होता है आउटर इंटेगुमेंट। इसके अलावा हमने एक छोटा सा पार्ट देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल वाला पार्ट एक छोटी सी ओपनिंग होती है, बेसिकली उसके टिप पर होती है, जहां से इंटेगुमेंट, मतलब वहां इंटेगुमेंट एक्चुअल में होता नहीं है। पॉलन ट्यूब जो होती है वो इसी माइक्रोपाइल से ही अंदर एंटर करती है। ये बेसिकली मिलती है एट द टिप ऑफ ओव्यूल, जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है। इंटेगुमेंट इज एब्सेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है। इसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, और ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां आपको ऐसा लग रहा होगा ये बेसल पार्ट कैसे हो गया? एक्चुअल में बेसल पार्ट ही है। इसको अगर सीधा कर दोगे चले जाए, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। माइक्रोपाइल को हमने कहा टिप पर, आप कहोगे ये कैसी टिप है, ये तो नीचे दिख रहा है, ये उल्टा है, इसलिए अगर इसको आप ऐसे सीधा कर दोगे तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये टिप ही है ये, और वो उसका बेसल पार्ट है। तो एक यहां पर चैलेजा होता है। चैलेजा जो है वो बेसिकली बेसल पार्ट है। इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो ओव्यूल है उसका बेसल पार्ट जो होता है वो चैलेजा होता है, और हमेशा माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट होता है। ये अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ना, उसके हमेशा अपोजिट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमने एक पार्ट देखा, क्या? न्यूसेलस। न्यूसेलस, जैसा मैंने बताया कि ओव्यूल जो है उसकी जो मेन बॉडी है, जो सेंट्रल मास है सेल का, जो एम्ब्रियो सैक को कवर किया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। सेंट्रल मास ऑफ द सेल्स एनक्लोज्ड द एम्ब्रियो सैक, जो कि एम्ब्रियो सैक को बंद किए हुए है, उसको एनक्लोज किए हुए है। इसमें ढेर सारा फूड मटेरियल होता है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। काफी सारा फूड मटेरियल जो है वो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस की। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब आते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे वहां माइक्रो स्पोरोजेनेसिस था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसे ही यहां पर मेगा स्पोरोजेनेसिस, और साथ ही साथ में देखेंगे उसके बाद क्या बनता है उससे? एम्ब्रियो सैक। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक। तो भाई होता क्या है कि ये जो ओवेरी वाला पार्ट है, इस ओवेरी वाले पार्ट में मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जिनको हम लोग MMC बोलते हैं। ये होते हैं जी डिप्लॉइड, और इनके अंदर होती है मियोसिस। जैसे वहां पर मियोसिस हो रही थी पॉलन मदर सेल के अंदर, ऐसे ही यहां पर भी मियोसिस होती है। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये आपको माइक्रोपाइलर रीजन में देखने के लिए मिलते हैं।
इन दी माइक्रोपाइलर रीजन। अभी जो आपको माइक्रोपाइलर रीजन बताए थे ना, वहीं पर ये देखने के लिए मिलते हैं और वहां पर इनके अंदर मियोसिस होती है और यहां पर बनते हैं मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर जो बनते हैं यूजुअली 4 बनेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं वो। यहां पर ये 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं। यूजुअली इन 4 में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो नॉन फंक्शनल जो है वो हमें हो जाते हैं, सॉरी डीजेनरेट हो जाते हैं। एक अकेला जो है वो यहां पर फंक्शनल रहता है, 1 मेगा स्पोर जो है ना ये रहता है फंक्शनल, रिमेन फंक्शनल। तो 4 में से 3 डीजेनरेट होगा, केवल एक अकेला जो है वो फंक्शनल है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है कि ये साफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो मेगा स्पोर है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ये रहा हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर, जो एक ही बचा है अपने पास बस। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में अब माइटोटिक डिवीजन होते हैं, मियोसिस नहीं होते। इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा है? ये हैप्लॉइड है, एन है, एन हैप्लॉइड है ये। अब इसके अंदर होते हैं माइटोटिक डिवीजन, वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, सीक्वेंशियल 3 होते हैं लगातार। पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस नहीं है, माइटोटिक डिवीजन 1, तो इसमें 1 से लेकर के 2 बनेंगे। फिर इसमें दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहां पर 4 बन जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ये 4 से यहां पर 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8 यहां पर बन करके तैयार हो जाते हैं। ये यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें लगातार 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन यहां पर हुआ है। एक्चुअल में सेल डिवाइड नहीं हुआ है, केवल और केवल जो माइटोटिक डिवीजन हुआ है वो उसके और उस केवल न्यूक्लियस में हुआ है। इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अभी ये स्ट्रक्चर कैसा है थोड़ा उसको आप देखें। यहां पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें टोटल, अब ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का रहता है। यहां पर 3 सेल एक तरफ अरेंज हो जाते हैं, 3 एक तरफ अरेंज हो जाते हैं और 2 जो है वो आपके सेंटर में हो जाते हैं। ये 2 जो है वो हमारे सेंटर में हो जाएंगे। ये इस तरीके से अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। ये आपके डिप्लॉइड होते हैं, नहीं कि n+n आप बोल सकते हो, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल आपको 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। सही बात है, 8 न्यूक्लियस है यहाँ पर, 8 न्यूक्लिएटेड है। लेकिन सेल की अगर हम बात करें तो वो 7 मिलेंगे, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये क्या बनके तैयार हो गया? एक एम्ब्रियो सैक जो है वो बनके तैयार हो गया। ये यहां पर देखो, ये वाला जो एंड है ये आपका चैलेजा एंड है, और इधर का जो एंड आपको दिख रहा है ये माइक्रोपाइलर वाला एंड है। ये एंड जरूर देखिएगा किस एंड पर क्या है। एक तरफ आपका चैलेजा एंड है और एक तरफ जो है वो माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड। अब देखिए यहां पर जो माइक्रोपाइलर एंड है, ध्यान से सुनिएगा, जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर एग एपेरेटस, ये जो आपको दिख रहा है इसको एग एपेरेटस बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको एग एपेरेटस कहेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, एग एपेरेटस जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाता है। क्या होता है इस एग एपेरेटस के अंदर? इसके अंदर हमें 2 सिनर्जिड मिलते हैं। एक सेल आपको ये दिख रहा है,
एक सेल आपको ये दिख रहा है और एक सेल आपको ये दिख रहा है। ये दोनों की दोनों जो सेल आपको नजर आ रहा है, एक सेल ये रहा और एक ये रहा, ये दो सेल जो आपको दिख रहे हैं ये है सिनर्जिड। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सिनर्जिड कहते हैं इनको, सिनर्जिड। इन सिनर्जिड के अंदर कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फिलीफॉर्म एपैरेटस कहा जाता है। इस तरीके के ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। तो सिनर्जिड है, इनके पास होता है फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस, इसका क्या काम है? फिलीफॉर्म एपैरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, गाइड दी पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को बेसिकली गाइड करने का काम इसका है। और एक सेंटर में जो आप देख रहे हो वो रहेगा एग, यानी कि ये जो एग एपैरेटस है इसके अंदर एक एग और दो सिनर्जिड हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक एग और दो सिनर्जिड, ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। फिर आते हैं इस चैलेंज एंड पर। चैलेंज एंड पर तीन सेल है, ये तीनों की तीनों जो है आपके कहलाते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल है। तीन एंटीपोडल सेल जो है वो एक तरफ है। फिर सेंटर में आपका एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, एक सेंट्रल सेल इसको बोल सकते हैं। इसमें पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग पोलर सेल भी बोल देते हैं, या पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। जिसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं? दो न्यूक्लियाई होते हैं। सेल तो एक है लेकिन न्यूक्लियस उसके अंदर दो है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक तैयार है। ये पूरा की पूरा ये एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर ना वो यही है। यहां आप डायग्राम में देखेंगे ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एम्ब्रियो सैक, ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी आप बोल सकते हो। ये बनकर के तैयार होता है। तो वहां पॉलन ग्रेन बनके तैयार हो गए थे 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज पर। मैं आपको बता दिए थे कि भाई 60% एंजियोस्पर्म पर पॉलन जो है वो शेड हो जाते हैं 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज पर या 2 सेल्ड स्टेज पर, और बाकी के बचे 40% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर 3 सेल्ड स्टेज पर शेड हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या है भी देखो ध्यान से। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, पहले आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अभी हमने जो एम्ब्रियो सैक पढ़ा वो एम्ब्रियो सैक कहाँ है? वो एम्ब्रियो सैक इसके अंदर है। वो जो एम्ब्रियो सैक अभी हमने देखा वो एम्ब्रियो सैक यहां इसके अंदर है। ये है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो कि कैसा था? 8 न्यूक्लिएटेड था। ठीक है, लिखने की खैर बार बार जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं मान लीजिए कह दूं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, मान लीजिए ये रहा एंथर। इस एंथर के अंदर हमने देखा था कि पॉलन जो है वो बन करके तैयार हो गए थे, उस पर ऐसे एक्साइन लेयर थी, कहीं पर एक्साइन लेयर एब्सेंट थी तो उसको हमने जर्म ट्यूब कह दिया था। अब यहां पर हमने बताया था कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है ना ये आपका शेड हो जाता है। इसमें आपको दो तरीके के न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं। एक होगा वेजिटेटिव, जो बड़ा वाला है उसको हम लोग कहते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल है, और जो छोटा वाला है उसे हम लोग कहते हैं कि ये जनरेटिव सेल है। तो ये बाय न्यूक्लिएटेड या बाय सेल्ड स्टेज जो भी आप कहना चाहो, बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि 2 सेल्ड स्टेज है। 2 सेल्ड स्टेज है। तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर इसी 2 सेल्ड स्टेज पर ये जो है वो पॉलिनेट होकर के यहां आ जाएगा, इस जगह पर। ये आपका यहां इस जगह पर लैंड कर जाएगा। अब वो अपने ही फ्लावर पर भी कर सकता है और दूसरे पर भी कर सकता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि साहब ये हो गया पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा, अब वो अपना ही अगर फ्लावर पे जा रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे, किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से हम लोग यहां पर जानते हैं।
इज दैट क्लियर? बहुत आसान है। यहीं पर यह भी होता है कि साहब ये तो हमने 60% कहा, कई बार ऐसा होता है कि बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई यहीं पर इसमें आपके 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी, इसी में 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बनती है। ये एक्साइन लेयर हो गई, यहां पर 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बन जाती है। इसमें आपको 2 मेल गैमीट मिलेंगे और एक आपका ये वेजिटेटिव है। ये तो वेजिटेटिव सेल है ही, इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसके अंदर हमें 2 मेल न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग मेल गैमीट भी बोल सकते हैं, मेल गैमीट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका वो कैसा है, 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ये 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो जो 40% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज पर हमें यहां पर पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों स्टेज पर होता है 60%, मैक्सिमम तो ये बाय न्यूक्लिएटेड स्टेज पर होता है। और जब ये वहां पहुंच जाता है उसके बाद इसका जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 मेल न्यूक्लियाई बनाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही यही डिवाइड हो जाएगा और फिर उसके बाद पॉलिनेशन होकर के वहां तक जाएगा। अब ये पॉलिनेशन जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कितने प्रकार का है बाबा? 2 प्रकार का पॉलिनेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, हमने कहा कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये इसके अंदर का एक ये इसके अंदर का एक फ्लावर है। और हमने कहा एक दूसरा प्लांट ले लो जो जेनेटिकली डिफरेंट है, अलग है, ये कोई दूसरा प्लांट है। ये कोई दूसरा प्लांट है और यहां पर भी आप बना दीजिए, ये इसके अंदर बना दीजिए। तो हमने कहा भाई एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट हमारा ये है। हमने कहा कि भाई यहां से पॉलन बनता है और वो जो पॉलन है वो अपने ही फ्लावर पर आ जाता है। अगर वो अपने ही फ्लावर पर आता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर मैं यहां से कहता हूं कि मान लीजिए इसमें से ये पॉलन बना है, वो अपने फ्लावर पर ना जाकर के दूसरे फ्लावर पर चला जाए, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। तो बेसिकली पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का हमें देखने के लिए मिलता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी यानी कि ये अपने ही फ्लावर के अंदर होगा, विद इन दी सेम फ्लावर, अपने ही फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, सिंक्रोनी बहुत जरूरी है कि भाई स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज इनके बीच में सिंक्रोनी होनी चाहिए, रिक्वायर सिंक्रोनी बिटवीन द पॉलन रिलीज, कि जब पॉलन रिलीज हुआ है उसी समय स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी होनी चाहिए, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, उसी समय स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात आप लोग याद रखना। बहुत सारे फ्लावर तो ऐसे होते हैं जो चेज़्मोगैमस होते हैं, क्लिस्टोगैमस होते हैं। चेज़्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, जैसे बॉयला, ऑक्जेलिस, कैमेलाइना। बॉयला है, ऑक्जेलिस है, कैमेलाइना है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, इनको याद रखिएगा। ये इनमें चेज़्मोगैमी भी पाई जाती है और क्लोज्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी इनके अंदर पाए जाते हैं। बोथ एक्सपोज्ड चेज़्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमस, क्लोज्ड
क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी में एक और होता है, ये तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, एक क्रॉस है, एक और होता है इसमें, वो लिखो आप, जिसको हम लोग जिटेनोगैमी कहते हैं। क्योंकि कंडीशन ये भी बन सकती है, जैसे कि एक पौधा है या एक प्लांट है, इसके अंदर भाई एक ही फूल थोड़ी ना होता है, इसके अंदर बहुत सारे फूल हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, इसमें काफी सारे फूल हो सकते हैं। क्यों भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई ज्यादा फूल होंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? बहुत सारे फूल होते ही हैं। तो मान लीजिए एक फूल इसके अंदर ये इधर है, एक फूल इसके अंदर ये इधर है, एक फूल मान लीजिए उसके अंदर इधर है, एक फूल मान लीजिए इधर है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, प्लांट तो वही है, ये प्लांट है, इसमें से पॉलन निकलता है और ये पॉलन निकल करके अपने ही प्लांट के दूसरे फूल में चला जाता है, अपने ही प्लांट के दूसरे फूल में जा रहा है, यानी बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट का ही है लेकिन फ्लावर दोनों अलग अलग है, इसको कहते हैं जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी, इसको क्या कहा जाता है? इसको जिटेनोगैमी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। एक तरीके से देखा जाए तो फंक्शनली एक प्रकार का ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। फंक्शनली अगर हम बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों साहब क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई यहां से पॉलन निकल करके यहां जाएगा तो भाई उसे किसी ना किसी एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में पड़ती है। रिक्वायर्स एन एजेंट, उसको जरूरत पड़ेगी एजेंट की, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में पड़ती है। लेकिन जेनेटिकली देखा जाए तो इसका जेनेटिक और इसका जेनेटिक्स तो सेम है, बट जेनेटिकली हम बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली तो ये एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्योंकि जीन तो दोनों के अंदर सेम है, क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, तो जो जीन इसके अंदर होंगे वही जीन इसके अंदर होंगे, जैसा जेनेटिक इसका होगा वैसा ही जेनेटिक इसका भी होगा। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब बात करें तीसरा जो है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम लोग एलोगैमी भी बोलते हैं। एक और टर्म इसके अंदर होता है जिसको जीनोगैमी भी कहा जाता है, तो इसको एलोगैमी और जीनोगैमी दोनों ही कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि जब एक प्लांट से पॉलन निकलेगा और दूसरे प्लांट जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हो, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। दो प्लांट अलग अलग प्लांट के फ्लावर होंगे, उनके बीच में यहां पर होगा, तो यहां पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग प्लांट्स के जो अलग अलग फूल हैं उनके बीच में हो रहा है, यानी बिटवीन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो दो डिफरेंट लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हो, पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। और ये जो डिफरेंट प्लांट हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट अलग होनी चाहिए, जेनेटिकली डिफर, ये जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। इसीलिए तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उससे जेनेटिक वेरिएशन आता है, इट कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन। इससे क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो जिनके अंदर ये होता है उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कह देते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि भाई एक प्लांट है और उस प्लांट से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट में जाएगा, तो भाई खुद तो चल के जाएगा नहीं। क्या पॉलन ग्रेन के पास कोई पैर होते हैं कि भाई खुद से टुक 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 करके पैदल करके निकल लिया, कि ऑटो करके निकल लिया, ओ हेलो भाई साहब वहां छोड़ना ना मेरे को वो दूसरे वाले फूल पर जाना है, वहां पॉलिनेशन करना है, ऐसा होता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होता। अब आप लोगों के हिसाब से होता हो तो होता हो भाई, क्यों भाई? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई वहां पर कि पॉलन ग्रेन के पैर लगे हुए हैं या उनको ऑटो करने हैं या बढ़िया हवा में है तो भाई एक उन्होंने एरोप्लेन बुक कर लिया, रुको भाई रुको,
एरोप्लेन से निकल गए। ऐसा खुद से नहीं होता भाई, कोई ना कोई तो होगा जो यहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, उन पॉलन को यहां तक पहुंचाने का काम करेगा। तो यहां पर जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्स द एजेंट्स, इनको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जरूरी है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं इनको हम लोग, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई तो होगा जो इनको लेकर के जाएगा। सही बात है, कोई ना कोई तो लेकर के जाएगा। तो इसमें भी हम लोग दो टाइप बनाते हैं या दो कैटेगरी बनाते हैं। एक होते हैं बायोटिक, बायोटिक एजेंट होते हैं, और एक होते हैं ए बायोटिक, सॉरी बायोटिक, और एक होते हैं ए बायोटिक। अब ए बायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग, जो जीवित ना हो, ऐसा कोई एजेंट हो जो नॉन लिविंग हो, जो जीवित ना हो। जैसे जैसे हवा, हवा काय में आता है? ए बायोटिक में आता है। जैसे पानी, पानी किस में आता है? ए बायोटिक में आता है। अगर यहां पर हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर हवा का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको विंड पॉलिनेशन कहेंगे। उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है एनीमोफिली, एनीमोफिली। उसके लिए हम लोग क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? एनीमोफिली, जब हवा से पॉलिनेशन हो रहा हो। और अगर पानी की मदद से पॉलिनेशन हो रहा हो तो फिर उसको हम लोग वाटर पॉलिनेशन कहेंगे, या उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिली, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिली। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो यही है, एनीमोफिली। हवा से होता है, मोस्ट कॉमन है बेसिकली। ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर है? ए बायोटिक के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना। हाइड्रोफिली केवल वाटर वाले प्लांट में ही होता है, जैसे वेलिसनेरिया, जूस्टेरा, केवल इनमें ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे वेलिसनेरिया इसमें देखने को मिलेगा, जैसे जूस्टेरा इनमें देखने को मिलेगा। केवल जो पानी वाले प्लांट है उन्हीं में होता है, तो रेयर है बेसिकली देखा जाए तो। जमीन वाले प्लांट के अंदर तो ये होता ही नहीं है। तो ए बायोटिक में बेसिकली ध्यान रखना, आपके हवा और पानी, ये दो चीजें जो है बेसिकली होते हैं। इसके लिए जो ए बायोटिक पॉलन है, ये ए बायोटिक में अगर उसको चाहिए तो इसके लिए जो पॉलन है वो काफी हल्के होने चाहिए। अगर भारी पॉलन होंगे तो आप खुद ही सोचो हवा में कैसे उड़ेंगे, नहीं उड़ सकते। हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ये कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी उसके लिए बढ़िया रहेंगे। तो यहां पर जो पॉलन है वो कैसे होने चाहिए भाई? मस्ट बी लाइट, हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। अगर चिपचिपे हुए तो कहीं पर भी किसी से भी रास्ते में चिपक जाएंगे, फिर उड़ ही नहीं पाएंगे। और लार्ज नंबर में होने चाहिए, एंड इन ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में होने चाहिए। बात आ रही है समझ में? ये ए बायोटिक के लिए है। फिर हम बात करें यहां पर बायोटिक एजेंट की। आ जाओ साहब, बायोटिक में देखें हम लोग। बायोटिक, बायोटिक एजेंट का मतलब है लिविंग, जो जिंदा है, जो जिंदा है। तो इसमें भाई आपके एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इंसेक्ट, इंसेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मधुमक्खियां जो होती हैं, बीज जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं। सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन यही है। और जब इंसेक्ट की मदद से हो रहा हो ना पॉलिनेशन, तो उसको एंटेमोफिली कहा जाता है। जब इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? एंटेमोफिली के नाम से उसको जाना जाता है। इसके लिए जो फूल है ना, उनमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। फ्लावर मस्ट बी लार्ज, एक तो फ्लावर साइज में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इंसेक्ट उसके पास तभी आएंगे जब वो कलरफुल हो, यानी कि वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। इंसेक्ट तभी आएंगे जब उनमें खुशबू हो, जब उनमें खुशबू हो, फ्रेग्रेंट उसके अंदर हो। और इंसेक्ट उसमें तभी आएंगे जब वो वहां पर उनको नेक्टर मिलेगा, क्योंकि इंसेक्ट को खाने के लिए क्या चाहिए? उसको नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जिससे वो शहद बनाते हैं, तो उनको नेक्टर चाहिए यहां से। इसके लिए जो पॉलन है वो स्टिकी नेचर के होने चाहिए, तभी तो इस इंसेक्ट से चिपकेंगे बेसिकली। वो स्टिकी होनी चाहिए, तभी तो चिपक पाते हैं वहां से, नहीं तो चिपक ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो यहां पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, या कह सकते हैं अपन सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट
इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि कोई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, उस क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर जब सेल्फिंग होती है तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। मतलब उसकी जो वायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, उसके अंदर जो विगरनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि बेसिकली ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिससे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, ध्यान रखिएगा। यहां पर चाहो तो पहले नोट में आप इस चीज को समझ लो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंसानों के अंदर तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इंसानों की अगर मैं बात करूं, हम आपस में एक दूसरे की बात करें, तो जहां पर सगे संबंधियों में शादी ब्याह होते हैं, बच्चे होते हैं, वहां पर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रिसेसिव जीन जो होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ज्यादातर जितने भी आपके बेकार कैरेक्टर होते हैं, खतरनाक डिसीज वाले जो कैरेक्टर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो आते हैं, वो ज्यादातर रिसेसिव ही होते हैं। तो एक बार को अगर वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में, तब दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिट्रोजाइगस में रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए दो हिट्रोजाइगस, एक हिट्रोजाइगस ये रहा और दूसरा हिट्रोजाइगस ये रहा, और पॉसिबिलिटी है कि ये दो हिट्रोजाइगस एक ही परिवार में होंगे, क्योंकि एक ही परिवार में इसलिए होंगे क्योंकि वो एक ही माँ बाप से या एक ही दादा परदादा से आए हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक भाई और एक बहन आपस में अगर शादी कर लें तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों हिट्रोजाइगस हों। अगर हो, मान लीजिए कि अगर दोनों हिट्रोजाइगस हों, उनकी अगर शादी हो जाए तो उनके जो बच्चे हैं उसमें रिसेसिव होमोजाइगस बनने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जेनेटिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं उसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेसिकली अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो उसके अंदर डिक्रीज होता है, काय में, उनके विगर में, उनकी ताकत जो है वो कम हो जाती है, उनकी जो वायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। यहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस टू एक्सप्रेस दी डिसऑर्डर्स, जो बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, यानी कि सेल्फिंग से। बेसिकली यहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन द क्लोज्ड रिलेटिव्स। क्लोज्ड रिलेटिव्स में जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन या मैटिंग हो रही हो जो रीसेंट पास्ट या रीसेंट जो आपकी जो जो उनकी जो पेरेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सगे भाई बहन हो, चाचा ताऊ इनके भी अगर है तो वो भी है तो एक ही परिवार के, तो उनके बीच में भी अगर मैटिंग होती है और बच्चे अगर होते हैं तो उसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। यही चीज प्लांट में भी होती है। तो प्लांट के अंदर इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कौन कौन सी मैकेनिज्म है, तो यहां पर एक मैकेनिज्म है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने का काम करती है। डाइकोगेमी में क्या होता है, इंथर और स्टिग्मा ये अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ये अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे। अगर एंथर मैच्योर हो चुका है, बोले पॉलन तो तैयार है लेकिन एग अभी तक बना ही नहीं है, तो फिर वहां क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। इसमें दो कंडीशन बन जाती हैं, इसमें दो कंडीशन बन जाती हैं। एक तो यह है कि भाई मान लीजिए मेल पहले मैच्योर हो गया, मेल मैच्योर फर्स्ट देन दी फीमेल, तो उस कंडीशन को हम लोग प्रोटेंड्री बोलते हैं। प्रोटेंड्री। एक कंडीशन ये बनती है भाई कि भाई फीमेल पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल मैच्योर फर्स्ट देन दी मेल, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनी। याद रह जाएगा, बहुत आसान सी चीज है और क्वेश्चन आने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा दूसरी जो मैकेनिज्म होती है वो है यहां पर हरकोगैमी। हरकोगैमी, हरकोगैमी का मतलब क्या होता है, हरकोगैमी का मतलब होता है कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो, फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा के बीच में फिजिकल बैरियर हो,
तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, फिर वहां पर दिक्कत आएगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इससे क्या होता है जी? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है। मतलब एक फूल जो है वो अपने ही पॉलन को अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होने देगा। इनएबिलिटी ऑफ द पॉलन टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, या फिर हम कहें सेम फ्लावर। सेम फ्लावर, ऐसा नहीं है कि वो पॉलन खराब है, इस बात को ध्यान रखना। पॉलन जो है वो फंक्शनल है यहां पर। हियर पॉलन इज फंक्शनल, पॉलन तो बढ़िया है, वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के, यानी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर के जर्मिनेट कर सकता है। इट कैन जर्मिनेट over the stigma of other plant, stigma of flower of other plant। कोई दूसरा प्लांट है उसके फ्लावर पर जाकर के, उसके स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट कर सकता है, बट अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के जर्मिनेट नहीं कर सकता। बट कैन नॉट जर्मिनेट, कैन नॉट जर्मिनेट इन दी सेम प्लांट, सेम फ्लावर, लेकिन सेम फ्लावर में जर्मिनेट नहीं करता, इसलिए तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये क्या है भाई? एक जेनेटिकली कंट्रोल है, जेनेटिकली कंट्रोल, यानी कि ये जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अलावा और बताइए, जैसे कि एक होता है मेल स्टेरिलिटी, कई प्लांट्स के अंदर मेल स्टेरिलिटी होती है। यहां पर तो पॉलन ग्रेन ही नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट। जब पॉलन ग्रेन ही बेकार होंगे तो वो अपने ही फ्लावर को छोड़ो किसी दूसरे के फ्लावर को भी फर्टिलाइज नहीं कर सकते। मेल स्टेरिलिटी, तो ये भी क्या करेगा? आपके जो सेल्फिंग है, सेल्फ पॉलिनेशन, उसको रोकता है। इसके अलावा और देखो आप, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो, अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां पर रोकेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। इट प्रिवेंट दी ऑटोगैमी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मक्का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर तो मेज है। मेज के अंदर क्या होता है? दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, और सेपरेट होते हैं, ध्यान रखना। मेल फ्लावर यहां पर अलग होता है और फीमेल फ्लावर यहां पर अलग है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं, यहां पर अलग अलग होते हैं। जो मेल फ्लावर होता है ना यहां पर, उसको हम लोग यहां टैसल कहते हैं, टैसल। और जो फीमेल फ्लावर होता है ना, उसको यहां सिल्क कहा जाता है, सिल्क। ये दो होते हैं यहां पर, अलग अलग होते हैं और दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर आपने मक्के का पौधा कभी देखा हो तो आपको वहां पर दो तरीके के फूल नजर आएंगे और दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोसियस कंडीशन। मोनोसियस कंडीशन इसको कहा जाता है। लेकिन चूंकि यहां पर प्रोटेंडरी पाई जाती है एंड प्रोटेंडरी इज प्रेजेंट, यहां पर क्या होती है? प्रोटेंडरी होती है, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रेजेंट, इसलिए जो मक्का है ना, मेज, उसके अंदर सेल्फ नहीं क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसमें आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे, मेल फ्लावर अलग मिलेगा, फीमेल फ्लावर अलग मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग मोनोसियस कंडीशन कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर। क्लियर? ऐसे ही एक और होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम पपीते की बात करें, पपीता, इसके अंदर होता है डायोसियस। ये डायोसियस प्लांट है। ये ऐसा प्लांट है जिसके पास आइदर मेल होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, आइदर मेल और फीमेल फ्लावर। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आपके घर में कोई पपीते का पौधा हो, ध्यान से सुनिएगा, पपीते का पौधा हो, अकेला हो। अगर वो अकेला पौधा है पपीते का तो कई बार उसमें फल नहीं आते।
तो आप समझ जाइएगा कि उसमें वो डायोसियस प्लांट है। हालांकि पपीते की गाइनोडायोसियस वैरायटी भी आने लगी है, अब तो पपीते में गाइनोडायोसिस वैरायटी भी आती है। उसके अंदर ऐसा रहता है कि भाई उसमें आपके मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, दोनों तरह के होते हैं। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर ऐसी वैरायटी पपीते की आती है जो डायोसियस वाली होती है, यानी कि अगर एक अकेला पौधा आप ले आए और अगर वो मेल हुआ या फीमेल हुआ तो उसमें, हालांकि मेल में तो आएंगे ही नहीं, फल मेल में थोड़ी आते हैं, फल जो होते हैं वो फीमेल में आते हैं। तो अगर आपके घर में भी, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपके घर में अगर पपीते का पौधा हो और आप इंतजार कर रहे हैं कि इसमें फल क्यों नहीं आ रहा है, फल क्यों नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो आप डायोसियस प्लांट ले आए हैं। अब या तो वो मेल है या अकेला फीमेल है। अगर वो मेल है तो उसमें से सिर्फ पॉलन निकलेंगे और वो पॉलन जो है वो जाएंगे किसी दूसरे फीमेल के पास। अब चूंकि आपके आसपास कोई दूसरा पपीते का पौधा है नहीं और वो फीमेल वाला होना चाहिए तभी उसमें फल आएंगे। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा जरा उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए, ये हमारा मेल गैमीटोफाइट्स और ये हमारा फीमेल गैमीटोफाइट था। इस फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर हमने देखा कि इस तरीके का एक 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनकर के तैयार था। यही था आपका, यहां पर ये पॉलन ग्रेन था, ये एक्साइन लेयर होगी। जिस जगह पर एक्साइन लेयर नहीं है वहां पर एक जर्म ट्यूब है। और ये कहां पर है भाई आपका, ये पॉलन ग्रेन जो है वो आपका प्रेजेंट है स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर, स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। वहां से ये क्या बनाएगा, जिस जगह पर जर्म ट्यूब है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये जर्म ट्यूब है, यहीं से एक पॉलन ग्रेन बनेगी। और ये जो पॉलन ग्रेन है ना, वो यहां माइक्रोपाइलर वाली जगह से अंदर एंटर करेगी। ध्यान रखना, ये पॉलन ग्रेन जो है इसमें से एक पॉलन ट्यूब बनेगी और वो पॉलन ट्यूब यहां माइक्रोपाइलर वाली जगह से अंदर एंटर करके, जो इसके अंदर 2 सेल थे, अब कुछ के अंदर 2 होते हैं और 40% के अंदर पहले से ही 3 होते हैं। हम लोग 3 लेकर के चले, मान लीजिए 2 मेल न्यूक्लियाई और एक वेजिटेटिव। ये जो वेजिटेटिव है ये तो आगे आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा। ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई इसके अंदर है, जो इसके अंदर ये जो 2 मेल गैमीट इसके अंदर है, ये 2 मेल गैमीट इसी पॉलन ट्यूब से, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, पॉलन ट्यूब कह रहे हैं। ये पॉलन ट्यूब ये एंटर करता है इनटू द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा वाया माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल जो है ना, जो ओपनिंग है छोटी सी, वहां से ये अंदर एंटर करेगा और रिलीज कर देगा अपने 2, रिलीज इट्स 2 मेल न्यूक्लियाई। जो 2 इसके अंदर मेल गैमीट थे उनको ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो साहब ये 2 उसने रिलीज कर दिए। अब यहां पर 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, तो यहां पर अब फर्टिलाइजेशन होगा। और एक्चुअल में यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको थोड़ा समझना, आपको बड़ी अच्छी पॉइंट है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। 2 फर्टिलाइजेशन यहां पर होते हैं। ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही होती है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस, अकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म, और किसी में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं ना, उन्हीं के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 फ्यूजन होते हैं। 2 फ्यूजन इवेंट्स अकर्स इन एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर 2 फ्यूजन इवेंट होते हैं, क्योंकि 2 आपके यहां पर मेल गैमीट अंदर गए हैं। अब इसमें से एक मेल गैमीट जो है वो इस एग के साथ, एक एग था 2 सिनर्जिट थे, इस एग के साथ फ्यूज करेगा। तो भाई यहां पर फर्स्ट फ्यूजन, फ्यूजन नंबर 1, उसमें क्या होगा भाई, जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज करेगा यहां पर एक मेल गैमीट। मेल गैमीट कितने हैं भाई, हमारे पास 2 हैं। तो यहां से बनेगा एक जायगोट। ये कैसा है भाई, हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड है। तो यहां पर जायगोट बनता है कैसा, डिप्लॉइड। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगैमी। एक्चुअल में ट्रू फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली यही है, इसमें सिंगैमी होता है। एक होता है यहां पर ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन नंबर 2। हमने कहा ना 2 फ्यूजन होते हैं, इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। 3 फ्यूजन हो गए क्या, नहीं 3 फ्यूजन नहीं होते, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं। यहां पर ये जो आप देख रहे थे ये है पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी आप इसको कह सकते हो।
ये कैसा है भाई, ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, इसके अंदर आपको पता है 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी कि ये डिप्लॉयड है। तो यहां पर जो आपका एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है जो डिप्लॉयड है, एक मेल गैमीट इसके साथ आकर के फ्यूज होता है जी, एक मेल गैमीट जो है वो इसके साथ आकर के फ्यूज हो जाएगा डिप्लॉयड वाला। तो यहां पर बन जाएगा एंडोस्पर्म, उसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये यहां पर बन जाएगा, जो कि शॉर्ट में कहलाएगा क्या, PEN। अब आप खुद ही देख लो, ये डिप्लॉयड है सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज कर गया, ये डिप्लॉयड है, ये आपका एक हैप्लॉयड है, तो यहां पर ये जो है वो ट्रिप्लॉयड नेचर का बनेगा 3N। ये कैसा बन जाता है, ट्रिप्लॉयड नेचर का बनता है, ध्यान से सुनना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन के 2 बार साफ फर्टिलाइजेशन हुआ है। कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, कि एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करता है जाइगोट के साथ, 1 मेल गैमीट फ्यूज विद दी जाइगोट नहीं सॉरी एग सेल, और यहां पर बनेगा जाइगोट, और दूसरा जो मेल गैमीट है, अदर मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट है, दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, या सेकेंडरी सेल जो भी आप कहना चाहो उसके साथ, जो कि डिप्लॉयड होता है। ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, तो यहां पर बन जाएगा डिप्लॉयड, ठीक है, ये हैप्लॉयड। तो यहां पर बनता है आपका क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं PEN, जो होता है ट्रिप्लॉयड। इसी से तो एंडोस्पर्म बनता है आगे चल के। यानी कि यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन है वो तो ये है, एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो तो बेसिकली ये वाला है, जो जाइगोट बना है ना, एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन तो ये है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगेमी बोल रहे हैं, कॉल्ड सिंगेमी, सिंगेमी। और चूंकि यहां पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, हेयर 3 न्यूक्लियाई फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस जो है वो यहां पर फ्यूज हो रहे हैं, 2 इसके और 1 इसके, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है, कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि साहब ये ट्रिपल फ्यूजन है। ये फर्टिलाइजेशन हो चुका। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा उसकी चर्चा करें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होना है उसके ऊपर हमको चर्चा करनी है, क्या क्या स्ट्रक्चर यहां पर बनते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो यहां पर बनेगा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म बनता है और साथ ही में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होता है। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पहले बात करें हम लोग एंडोस्पर्म की, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था ना, उससे बनता है कि जो मेल गैमीट फ्यूज हुआ था किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि डिप्लॉयड था, और ये हैप्लॉयड था, इससे बना था PEN, जो कि ट्रिप्लॉयड नेचर का है, जो कैसा था, ट्रिप्लॉयड था। इसी से बनता है एंडोस्पर्म। इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है, यही तो है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नॉरिश करने का काम करता है। अभी जो एक और मेल गैमीट था ना, 2 मेल गैमीट थे, ये वाला मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हुआ था, ये हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, यहां पर बनेगा जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, और इस जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, तो ये एंडोस्पर्म ही इसको न्यूट्रिएंट देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट देने का काम जो होता है वो इसी एंडोस्पर्म का होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और ये एम्ब्रियो कैसा है, ये डिप्लॉयड, ओ सॉरी ये ट्रिप्लॉयड है, और एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉयड है। इज दैट क्लियर, हमेशा याद रखना, हमेशा ये बेसिक। और हाँ, एम्ब्रियो से पहले ये हमेशा डेवलप होता है, क्योंकि भाई उसको डेवलप होने के लिए पहले इसको डेवलप होना जरूरी है, तभी तो ये उसको न्यूट्रिएंट दे पाएगा। वो डेवलप शुरू हो गया, ये अभी बना ही नहीं है, तो न्यूट्रिएंट कौन देगा फिर इसको, बाबा जी का ठुल्लू।
तो न्यूट्रिएंट ये देता है। तो एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज डेवलप फर्स्ट या ऑलवेज डेवलप्ड बिफोर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले ये बन जाता है, एम्ब्रियो से पहले ये बन जाएगा, तभी तो ये बन के तैयार होगा। फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होगा ना, तो उसको न्यूट्रिएंट देने का काम इसका होता है। उदाहरण के लिए हम लोग यहां पर जैसे कोकोनट की बात करें, जो कि आपके सिलेबस में है और बड़ा जरूरी है। कोकोनट, कोकोनट के अंदर आप देखोगे दो प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। आप सभी ने नारियल खाया है, कोई मुझे यहां फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, नारियल सभी लोगों ने खाया है। नारियल में आप देखोगे तो दो प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है, 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। दो प्रकार का वहां पर एंडोस्पर्म होता है। एक लिक्विड वाला एंडोस्पर्म बनता है, जो नारियल पानी आप पीते हो ना, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और जो सफेद वाला पार्ट जो होता है, जो सॉलिड एंडोस्पर्म है, वो हो जाएगा जो सफेद वाला पार्ट होता है। लिक्विड वाला पार्ट जिसको आप कोकोनट वाटर बोलते हो, वो बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जो नारियल पानी है ना, कोकोनट वाटर, यही है, ये बेसिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें लगातार, यानी कि जो आप पानी पी रहे हो ना, ये मान के चलो उसमें लाखों की संख्या में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लाखों की संख्या में उसमें न्यूक्लियस है। और ये जो आप देख रहे हो, ये सफेद वाला पार्ट होता है, जो व्हाइट कर्नेल पार्ट है, जो कि सॉलिड नेचर का होता है, ये सेलुलर होता है। बेसिकली ये होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ये हार्ड होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें पहले आपका लिक्विड वाला बनता है, फिर धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। याद रखें इसको, बड़ा जरूरी है। दो टाइप के एंडोस्पर्म आपको मिलेंगे। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कोकोनट का सीड कहां होता है, आप लोग कहोगे, बहुत से लोग कहेंगे कि भाई इस कोकोनट का जो सीड है ना, वो कोकोनट में पाया जाता है, ऐसा छोटा सा होता है। कोकोनट पेड़ पर जो आपने कोकोनट देखे हैं, पाम पर इतने बड़े बड़े कोकोनट, बाजार में जो आप कोकोनट खरीदते हो नारियल पानी, वो एक्चुअल में पूरा सीड ही है। उसके अंदर कोई छोटा सा सीड नहीं होता, वो कोकोनट पूरा ही एक सीड है। जो कोकोनट आप लटके हुए देख रहे हो ना, पूरा अपने आप में एक सीड है वो। याद रखना, बहुत से बच्चों को इस बात की गलतफहमी होती है यहां पर। ठीक, दूसरा क्या है भी आपका यहां पर, एम्ब्रियो। ये तो हमने एंडोस्पर्म की बात कर ली। अब एम्ब्रियो की बात करें तो ये एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से बनता है। कि भाई जो मेल गैमीट था, ये मेल गैमीट था, और सॉरी डायरेक्ट बार बार एक ही चीज क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट जाइगोट से शुरू करते हैं ना। जाइगोट था जो कैसा था, डिप्लॉइड। इस जाइगोट से ही डेवलप होकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इसी से क्या बनेगा, यहां पर एम्ब्रियो बनेगा। और ये बनता कहां पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना, डेवलप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, वहीं उसी तरफ बनता है बेसिकली, माइक्रोपाइलर एंड। अब ये एम्ब्रियो की बात करें तो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको भी आप लिख सकते हो, 2 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो। वो डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। जैसे डाइकॉट प्लांट है, तो डाइकॉट प्लांट के अंदर बनेगा साहब डाइकॉट वाला एम्ब्रियो। ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जिसकी वजह से 2 कॉटिलेडन होते हैं। सिंपल सा लिख लो आप, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है इसके अंदर, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और 2 कॉटिलेडन होते हैं। आप में से किस किस ने अपने बचपन में या अभी भी ये काम करते हो कि कई बार एक छोटा सा पौधा कई बार डेवलप होता है, और आपने देखा होगा उस पौधे में ऐसे 2 छोटे छोटे से सीड ऊपर भी निकल के आते हैं, अलग ही दिखते हैं 2 छोटे छोटे से, वही तो है कॉटिलेडन। आप सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप मटर खाते हो, मटर जब आप खाओगे तो मटर को छीलना, फिर उसके अंदर जो दाना निकलेगा उसमें से भी एक कवर उठाना, तो आप देखोगे मटर के अंदर 2 पार्ट निकलते हैं। वो जो 2 पार्ट आप निकल रहे हैं, जिनको आप खा रहे हो, वो एक्चुअल में कॉटिलेडन ही तो है। मूंगफली आप खाते हो, मूंगफली में भी आप देखोगे तो अंदर आपको 2 पार्ट निकलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, कॉटिलेडन ही तो है। तो जिसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका डाइकॉट कहलाता है। ठीक है, यहां पर जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको इपीकोटाइल कहते हैं हम लोग। पोर्शन एबव द कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको इपीकोटाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इपीकोटाइल। ये इपीकोटाइल है, यही प्लम्यूल बनाता है, टर्मिनेट इनटू द प्लम्यूल। यानी कहने का मतलब है कि ये एक एंड होता है जाकर के प्लम्यूल पर,
और एक होता है ये प्लम्यूल जो होता है ना, ध्यान रखना, ये एपिकोटाइल हो गया, और इसके कॉटिलेडन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। पोर्शन बिलो दी कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल जो है, जैसे ये टर्मिनेट हो रहा है प्लम्यूल पर, हाइपोकोटाइल जो होता है वो टर्मिनेट होता है आपका रेडिकल पर। रेडिकल, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुन लीजिए इनको। ये टर्मिनेट होता है रेडिकल पर, रेडिकल या इसी को हम लोग बोलते हैं रूट टिप। जब ये सीड जो होता है, सीड के अंदर ही एम्ब्रियो है, जब ये सीड में से एक जड़ निकलेगी, रूट निकलेगी और शूट निकलेगी, तो यहां पर ये जो प्लम्यूल है ना, ये शूट बनाता है। शूट बनाने वाला जो पार्ट है, शूट फॉर्मिंग पार्ट जो है ना, वो यही है। और ये जो रेडिकल है ये रूट फॉर्मिंग पार्ट है। यानी जब हम लोग बीज को बो देते हैं और बीज बोने पर उसमें से जो पौधा निकलता है, उसमें से जड़ें निकलती हैं, तो वो रेडिकल से निकलती हैं, और जो शूट निकलता है ऊपर वाला हिस्सा जो जमीन के ऊपर बाहर आता है, वो आपका प्लम्यूल से बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरा यहां पर कौन सा है भाई, आपका जगह नहीं छोड़ी हमने, यहीं पर लिख लो। दूसरा है मोनोकॉट एम्ब्रियो। एक आपका डाइकॉट एम्ब्रियो हो गया और दूसरा आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। जरा इसके बारे में भी देखें आप, यहां लिख लेते हैं अलग से, मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसकी चर्चा करें, मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो, अभी देखो नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर डाइकॉट था, डाइकॉट का मतलब होता है दो कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट का मतलब जिसमें एक ही कॉटिलेडन हो। इसमें केवल एक कॉटिलेडन होता है। जैसे जैसे आपने गेहूं का दाना खाया है, क्या गेहूं के दाने में ऐसे चने की तरह दो निकलते हैं, मटर की तरह दो निकलते हैं, या मूंगफली की तरह दो निकल सकते हैं? क्या गेहूं में नहीं, गेहूं में नहीं होते। गेहूं में आपका मोनोकॉट होता है वो, क्योंकि उसमें एक ही कॉटिलेडन है। आप चावल खाओगे, चावल में भी ऐसे एक ही होता है, वो भी क्या है, मोनोकॉट ही है। इसमें बेसिकली एक कॉटिलेडन होता है जिसको स्कैटुलम बोलते हैं, कॉल्ड स्कैटुलम। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटुलम। मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है जिसको स्कैटुलम कहा जाता है। यहां पर जो प्लम्यूल होता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर प्लम्यूल वही शूट फॉर्मिंग वाला जो पार्ट है जिससे शूट बनती है, नॉट शॉर्ट, दिस इज अ शूट। शूट फॉर्मिंग वाला जो पार्ट है ना, वो यहां पर एक कवरिंग से कनेक्टेड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिप्टाइल। प्रोटेक्टेड होता है, ये आप ये समझ लीजिए, प्रोटेक्टेड बाय द कवरिंग कॉल्ड कॉलिप्टाइल। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉलिप्टाइल, कॉलिप्टाइल से ये कवर्ड होता है। ऐसे ही यहां पर रेडिकल होता है, इसमें भी रेडिकल है। रेडिकल मतलब जो रूट बनाता है, जो रूट फॉर्मिंग पार्ट है, जिससे रूट बनती है, जो रूट फॉर्मिंग पार्ट है, ये प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग, और उस कवरिंग को बोलते हैं कॉलियोराइजा। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग होती है उसको कॉलिप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग होती है उसको कॉलियोराइजा कहा जाता है, कॉलियोराइजा। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि साहब ये कॉलियोराइजा है। ठीक, अब बात करते हैं सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ये सीड कैसे बनता है और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है। सीड बेसिकली है क्या चीज, सीड क्या है? सीड मतलब एक मैच्योर एम्ब्रियो है, इस बात को ध्यान रखना, मतलब मैच्योर ओव्यूल है, एम्ब्रियो नहीं सॉरी, एक मैच्योर ओव्यूल है। जो ओव्यूल हमने कहा था ना, वो मैच्योर ओव्यूल है बस वो। ये एल्बुमिनस भी हो सकते हैं और नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं ये एल्बुमिनस भी हो सकते हैं और नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस। अब इसका क्या मतलब हुआ, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस? एल्बुमिनस का मतलब होता है कि उसमें वो अपना एंडोस्पर्म रिटेन करके रखे रहे, जिसका एंडोस्पर्म खर्च ना हो, एंडोस्पर्म जो है वो बचा कर रखे वो अपना, यानी एम्ब्रियो, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो अपना सारा एनर्जी किस में खर्च करता है, एम्ब्रियो को डेवलप करने में। मान लीजिए एम्ब्रियो भी डेवलप हो गया, उसके बाद भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो उसको कहते हैं एल्बुमिनस। जैसे गेहूं में, मेज में, जैसे गेहूं के अंदर होता है, मेज के अंदर होता है, कैस्टर के अंदर होता है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना।
नॉन एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, बिल्कुल भी ना बचे, एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड, पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो गया ड्यूरिंग दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो उसने अपना पूरा की पूरा जो एनर्जी है वो उसमें कंज्यूम कर दी, खुद पूरी तरह से खत्म हो गया, मर गया। यानी एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं है। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब सीधा सा है कि एंडोस्पर्म यहां पर नहीं बचा। ऐसा नहीं है कि शुरू से नहीं होता, बचता नहीं है, एब्सेंट होता है, नॉट रिटेन, मतलब वो अपने आप को बचा नहीं पाता, रिटेन नहीं कर पाता। इसका गलत मतलब मत निकालना, ये मत सोचना कि उसमें एंडोस्पर्म होता नहीं है। एंडोस्पर्म तो होता था, लेकिन वो खर्च हो गया, हटा ही देते ना, इसे एब्सेंट शब्द को ही हटा देते, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। एंडोस्पर्म उसमें था लेकिन वो पूरी तरह से खर्च हो गया, उसको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। जैसे जैसे आपके मटर हो गया, जैसे आपका मूंगफली हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये आपके क्या है, नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं। क्लियर। और आपको बताएं यहां पर ओव्यूल जो मैंने आपको अभी समझाया था, इस ओव्यूल में आपने पता था कि इसकी जो आउटर लेयर होती हैं उनको क्या बोल रहे थे हम लोग, इंटेगुमेंट बोल रहे थे, इंटेगुमेंट कह रहे थे। और मैंने आपको तब भी बोला था जब पढ़ा रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि ये इंटेगुमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में। तो ये जो इंटेगुमेंट है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, सीड कोट में। तो हमारे आज जब बीज होते हैं, बीज के ऊपर जो छिलके होते हैं, जो सीड कोट होते हैं, वो बेसिकली यही होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहां पर हमने कहा कि इनर इंटेगुमेंट है, दो प्रकार का होता है भाई, और एक आउटर इंटेगुमेंट होता है। एक मिनट, सॉरी, इनर इंटेगुमेंट होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट होता है। दो प्रकार के इंटेगुमेंट होते हैं। तो ये इनर इंटेगुमेंट जो है वो कन्वर्ट होता है आपका टेस्टा में, ओ सॉरी, आउटर इंटेगुमेंट जो है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, आउटर वाला जो है वो टेस्टा में कन्वर्ट होता है और ये टैगमन में कन्वर्ट होता है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही तो है सीड कोट, ये सीड कोट है आपके, ये क्या है आपके सीड कोट है। और फल क्या होता है साहब, फल, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट होती है मैच्योर ओबेरी। आपसे अगर कोई ये कहे कि साहब सीड जो होते हैं वो फल के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ओव्यूल ओवेरी के अंदर होता है। ओवेरी जो मैच्योर होकर के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है, और ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, इसलिए सीड फल के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर भी देखो, एक होता है ट्रू फ्रूट। सही मायने में फ्रूट कौन सा होता है, इस बात को ध्यान रखना। सही मायने में फ्रूट वही होता है जो केवल और केवल ओवेरी से डेवलप हो, डेवलप्ड ओनली द ओवेरी, जो ओवेरी से डेवलप हो। जैसे कि मैंगो, आम जो हम लोग खाते हैं ना, वो बेसिकली ओवरी का ही पार्ट है, ओवरी ही हम लोग खा रहे हैं, वो ट्रू फ्रूट होता है। एक फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट एक ये होता है। फॉल्स फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट भी है भाई, बहुत सारे हैं। जैसे एप्पल, सेब आप खा रहे हो ना, वो फॉल्स फ्रूट है, उसमें बेसिकली फ्रूट डेवलप हो रहा है ओवरी को छोड़ करके किसी और पार्ट से। यहां पर फ्रूट जो है वो डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड फ्रॉम दी अदर पार्ट, अदर पार्ट, ध्यान रखना, एक्सेप्ट ओवरी। ओवरी से डेवलप नहीं होगा, किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होगा। जैसे जैसे साहब थैलेमस से डेवलप हो रहा है, थैलेमस से डेवलप हो जाता है, और भी कोई दूसरा फ्लोरा पार्ट हो वहां से डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे सेब, एप्पल आप खा रहे हो ना, एप्पल सेब, वो ओवरी वाला पार्ट नहीं है। आप जैसे स्ट्रॉबेरी खाते हो, एग्जाम्पल मैं वही बताऊंगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है। आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हो, या आप कैश्यू खाते हो, कैश्यू, काजू, काजू जो आप खाते हो ना, एप्पल जो रहता है उसके अंदर, कैश्यू एप्पल, वो भी फॉल्स फ्रूट ही कहलाता है। एक इसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं, जरा उसको भी समझें। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जरा इसके ऊपर चर्चा करें। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। देखिए, यूजुअली हमारे को पता है कि फ्रूट जो है वो ओवरी के बाद बनेंगे। नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, आप उसको पहले वो समझनी पड़ेगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भाई, नॉर्मल कंडीशन में कि साहब ये जो ओवरी है इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ये जो ओवरी है ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है और फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है,
विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ये कोई ओवरी जो है वो फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हो गई भाई? क्या मुमकिन है ये ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यही वाली जो कंडीशन है कि जब यहां पर ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। और ऐसे ही फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सच फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये बेसिकली एक प्रकार का एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस में यही होता है। एपोमिक्सिस बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड तो बनते हैं लेकिन वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बनते। तो ये है, इसमें बेसिकली सीड बनते ही नहीं है। ये बेसिकली कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं। सीड कहां से बनेंगे भाई? आप तो खुद बताओ ना भाई, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो सीड कैसे बन जाएंगे? तो ये सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसमें बनाना। केला देख लो भाई, आपका पार्थिनोकार्पिक है, ऐसे ही बनता है इसमें। इनमें बेसिकली यहाँ पर जो फ्रूटिंग होती है वो आप ग्रोथ हार्मोन से भी इंड्यूस कर सकते हो, या ये पार्थिनोकार्पिक जो है ना, ये पार्थिनोकार्पी जो है ये आप हार्मोन से भी कर सकते हो। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उससे भी आप यहां पर पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहां पर जरूर 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 याद रखें। अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी एक शब्द आपसे बोला एपोमिक्सिस, थोड़ा उसके बारे में समझें वो क्या चीज है। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में साहब क्या होता है? एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहले तो आप नॉर्मल कंडीशन को समझिए। नॉर्मल कंडीशन आपको समझ में आ गई तो एपोमिक्सिस तो बच्चों का खेल है समझना। सही मायने में बच्चों का खेल है एपोमिक्सिस समझना। नॉर्मल कंडीशन समझना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन में देखो क्या होता है कि साहब, नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है कि ये जो मेल गैमीट है, फिर ये जो एग है, इनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और फिर उसको अपन बोलेंगे कि साहब ये सीड बन के तैयार हो गया। नॉर्मल ऐसा होता है। अगर मैं कहीं बोलूं ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर मैं यहां पर बोलूं कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए इन अदर कंडीशन, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे ये एपोमिक्सिस वाली कंडीशन की मैं बात करूं कि मान लीजिए यहां पर आपका ये सीड बन के तैयार हो गया, ये सीड बन गया, लेकिन ये सीड डायरेक्ट बना है, डायरेक्टली ये डेवलप हो गया है बॉस, डायरेक्टली डेवलप हो गया ये। इसमें यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया। क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है कि बिना फर्टिलाइजेशन की सीड कैसे बन सकता है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल बन सकता है। अब क्या होगा भाई, जैसे इस कंडीशन में क्या है भाई, ये जो सीड बनता है ना, ये भाई जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ये जेनेटिकली कैसे होते हैं? थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली डिफरेंट किससे? फ्रॉम दियर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग होते हैं ये। क्यों साहब अपने पेरेंट्स से अलग क्यों होंगे? इसलिए होते हैं ना क्योंकि यहां पर ये जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट बन रहे हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए यहां पर जेनेटिक वेरिएशन आता है। वहीं यहां पर जो सीड होते हैं ना वो बिल्कुल हूबहू सेम होते हैं। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल, आपस में भी आइडेंटिकल है। मान लीजिए यहां पर मैं कहूं 100 सीड बने हैं, तो 100 की 100 सीड आपस में एकदम सेम होंगे और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होंगे, एंड विद दियर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होंगे। यानी इनको हम लोग क्लोन्स कहेंगे। यहां पर जो जितने भी सीड्स है वो सब क्या है? उनको हम लोग बोलेंगे कि साहब क्लोन है, क्लोन, एग्जैक्टली सिमिलर है। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन तो कुछ हुआ नहीं, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक प्रकार का क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपके मन में जो भ्रम था, ये जो आपके मन में सोच थी कि भाई सीड केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनते हैं, जैसे यहां पर बन रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भ्रम अब आज के बाद आपका टूट चुका है। अगर आपको ऐसा लगता था तो, नहीं लगता था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगता था कि नहीं भैया सीड तो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा और कोई तरीका ही नहीं है, तो आप गलत हो। सीड जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं। इसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, एपोमिक्सिस, जी अपन को कई सारे में, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली में, ग्रासेस में, उन सब में पाया जाता है। ये लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, एस्ट्रेसी फैमिली में मिल जाएगा हमको, और घास जो होती है ग्रासेस, उनके अंदर भी हमको ये एपोमिक्सिस वाली प्रोसेस देखने के लिए मिल जाती है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई जो एग सेल होते हैं ना, वो डिप्लॉयड एग सेल है, वो फॉर्म होते हैं बिना मियोसिस के। भाई नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं कि अपना जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है, फिर उसके बाद उसमें मेगा स्पोर बनते हैं, फिर मेगा स्पोर में आपका माइटोटिक डिवीजन होते हैं 3, जिसमें एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, 2 सिनर्जिड बनेंगे, बीच में एक सेंट्रल सेल बनेगा और एक एग सेल बनेगा। क्योंकि वो मियोसिस से बने हैं तो वो हैप्लॉइड है। कई बार ऐसा होता है कि भाई यहां पर डिप्लॉयड एग सेल बन जाता है, डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के ही, ध्यान रखना, बिना मियोसिस के ही यहां पर डिप्लॉयड एग सेल जो है वो फॉर्म हो जाता है, कई बार फॉर्म हो जाता है, और फिर उसके बाद ये डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एंड डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, और ये डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये चीज भी हमको एपोमिक्सिस में देखने के लिए मिलती है कि भाई यहां पर बिना मियोसिस के ही एग सेल बन गया, वो भी डिप्लॉयड, और उससे डायरेक्टली एम्ब्रियो जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसमें एक टर्म होती है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसको थोड़ा समझो, एपोमिक्सिस तो इजी था, थोड़ा पॉली एम्ब्रियोनी को समझते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी नाम से समझ में आ रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी, इसको भी ना आप ऐसे समझो, पहले नॉर्मल कंडीशन क्या होती है उसको समझना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि भाई जो एक सीड होगा उसमें एक एम्ब्रियो होता है, एक सीड के अंदर क्या होगा भाई, एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेगा, एक सीड में एक एम्ब्रियो। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हो तो अ सीड कंटेन मल्टीपल एम्ब्रियो, अगर एक ही सीड में कई सारे एम्ब्रियो बन जाएं तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी हम लोग बोल देते हैं। क्या कह देते हैं उसको हम लोग? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये हमको मिलेगा सिट्रस के अंदर, मैंगो के अंदर, आम के अंदर भी हमको मिलता है। सिट्रस मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनी देखने के लिए मिल जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हर एक पॉइंट को मैंने टू द पॉइंट समझाया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा ये लेक्चर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो जो कर सकते हो वो कर लीजिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू।